गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में और क्या क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स था बेटा। हर रजिस्टर के क्रॉस कितना हीट डिसिपिएशन होता है, हीट सप्लाई कौन करता है, सेल का काम क्या है, पावर के रिगार्डिंग सारा डिस्कशन हुआ कि पावर का फॉर्मूला में वी भी होता है, आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है, हीट एनर्जी पावर के साथ किस तरीके से लिंकअप किया। सर ये सर लास्ट क्लास में सारे कुछ डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से पावर इन सीरीज क्या होगा, पावर पैरेलल में क्या होगा, सब कुछ फार्मूला कर चुके हैं। अब उस थ्योरेटिकल बेसिस पे, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे यहाँ पे कम से कम 13 क्वेश्चन है बेटा। 13th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो में कट रहा होगा, उसको हम पढ़ करके आपको बता देंगे, आप नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आज सिर्फ प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइप का है जहाँ पे आप लोगों के साथ हम देखेंगे कि हर रजिस्टर में एक क्रॉस कितना हीट का डिसिपिएशन हो रहा, हर रजिस्टर के क्रॉस कितना। आपको फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर आप हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट निकाल लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ हम दिखाएंगे बेटा। हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का, चूंकि वोल्टेज करंट आ गया तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V इंटू आई। और अगर हीट डिसिपिएशन निकालना होगा, हीट एनर्जी के बारे में बात करेगा तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, पावर बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, हीट डिवाइडेड बाय टाइम। हीट निकालना होगा, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि कैटर, जो बताए थे ना आपका एप्लीकेशंस क्या क्या है। फ्यूज होता है, फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। तो फ्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराएंगे बेटा। देखिए मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक कैटल में जहाँ पे पानी गर्म होता है, चाय बनता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराएंगे। तो जो इसके एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। देयर आर 30 न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे टोटल 13 न्यूमेरिकल्स है। और इसके बाद सीरीज नंबर 2 इसी का आएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब 13 तो यहाँ और 7-8 प्रॉब्लम करा देंगे बल्ब का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है बेटा। अगर आई गिवन है, आर गिवन है, वी गिवन है, टी गिवन है तो सर पावर कैसे निकालेंगे बेटा। पावर के लिए कुछ करना ही नहीं होता। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज भी गिवन है, आई भी गिवन है, या और एक क्या होता है फार्मूला सर, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, आई स्क्वायर आर। और एक फार्मूला क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम क्या कराए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। बस आपको V आई आर दे देगा, आपसे पावर पूछ लेगा। अच्छा अगर बहुत मर्जी किया तो वो हीट डिसिपिएशन पूछ सकता है। तो क्या कर देंगे बेटा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब सिंपल सा बात है, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा बेटा, हीट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हीट का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बेटा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। या और क्या फार्मूला हो सकता है, V इंटू आई इंटू टी। मतलब सर इसी तीनों में टी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, आपका हीट डिसिपिएशन सर निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन ये फार्मूला तब यूज करेंगे बेटा जब V का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, I का न्यूमेरिकल वैल्यू है, T का न्यूमेरिकल वैल्यू है, R का न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तभी यूज करेंगे। आपको इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए थे। जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ इतना आसानी से आपको कांस्टेंट ही मिल जाए। सपोज अगर आपको मिल गया बेटा I इज इक्वल टू 2t प्लस 1, अब कैसे करेंगे। अब I तो t का फंक्शन है, I इज ए फंक्शन ऑफ t। याद है ना उस समय जब सब कुछ करवाए थे, सबसे फर्स्ट क्लास में देखिएगा जहाँ पे चार्ज निकलवाए थे, t का फंक्शन में था, q t के फंक्शन में था, तो I निकाले थे। क्लियर है ना ये सब कुछ। I इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, dq डिवाइडेड बाई dt, dq डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ से निकाले थे ना, dq बराबर I इंटू dt। तो I बराबर क्या पुट कर दीजिएगा, 2t प्लस 1 इंटू dt। आराम से हो जाएगा। जस्ट मिनट बेटा वेट, 2t प्लस 1 इंटू डी टी। हाँ जस्ट एक मिनट। हाँ तो 2t प्लस 1 इंटू डी टी, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा सर, चार्ज निकल जाता था दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो। सर ये सारा कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट क्लास में ही ले चुके थे। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब सिंपल सा को आप बोल देगा बेटा कि I बराबर 2t प्लस 1, I बराबर क्या दे दिया, 2t प्लस 1। अब बोलेगा कि आप हीट डिसिपिएशन निकालिए। तो कितना आसान सा फार्मूला है। हीट डिसिपिएशन क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये कब होता है बेटा, जब आपका आई कांस्टेंट हो, आर भी कांस्टेंट हो और टी भी आपका गिवन हो, तब होता है।
लेकिन आई अगर टी का फंक्शन होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा, डी एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो टोटल हीट बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब आई स्क्वायर कितना देगा बेटा, 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू मान लेते हैं दे दिया 40 ओम और डी टी। अब आराम से ये क्वेश्चन ही निकल जाएगा। वो बोलेगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना हीट का डिसिपेशन होगा। अननेसेसरी इस तरह का 2-3 क्वेश्चन करा करके टाइम बर्बाद करेंगे। हमको बहुत सारे क्वेश्चंस कराना है और एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको फिनिश करें बेटा। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड में आराम से टी का वैल्यू पुट करके आराम से निकल जाएगा। हम किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ गिवन डेटा के हिसाब से नहीं बताते हैं, लेकिन अगर ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन अब कितना कराए, आई आर टी वी दिया रहेगा तो पावर निकालना, एच निकालना, वो तो सबसे 10th क्लास में बच्चे किए हैं। 10th क्लास में भी तो यही सेम टॉपिक था। हाँ, अब आप अगर 12 में आ गए हैं तो आपके लिए बेसिक अब ये सब हो जाएगा। जब t जो है, i जो है, i इज ए फंक्शन ऑफ t, तो ये वाला प्रोसीजर है। समझ में आ गया होगा सर? ये सर आराम से समझ में आ गया बेटा। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लीजिएगा, चूंकि हम ऑलरेडी करा चुके हैं आई क्यू टी वाला, लेकिन आपको बस बेसिक हिंट कर दिए कि नीट वगैरह में आराम से ये सब क्वेश्चन आ सकता है। छोटे छोटे आई स्क्वायर आर टी पे तो न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, वो तो 10th स्टैंडर्ड में आता है। यहाँ पे क्या चेंज कर सकता है, बस आई को फंक्शन ऑफ टी दे देगा और कुछ भी नहीं देगा। सर पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया बेटा, क्या होगा, व्हेन आई इज नॉट कांस्टेंट आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, द हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम रजिस्टर, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा, रजिस्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 10 कैलोरी पर सेकेंड। मतलब सर इसमें हो रहा 10 कैलोरी पर सेकेंड। कितना हो रहा बेटा, 10 कैलोरी। कैलोरी पता है ना, हीट का यूनिट है। कैलोरी क्या है, हीट का यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 4.2 जूल होता तो 4.18 है, लेकिन हम लोग 4.2 लगभग जूल लेकर के चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन डेटा है। चलो बेटा, मीन्स 5 ओम के एक्रॉस आपको कुछ नहीं दे दिया बेटा, ये आपको पावर दे दिया है। अगर ये आपको पावर दे दिया है तो क्या आप इससे क्या निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पावर इंटू रजिस्टेंस आर। पावर कितना है सर, सर पावर दे दिया है 10 कैलोरी पर सेकेंड। रहने दो बेटा, कैलोरी में ही रहने दो, ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे, ऑप्शन भी कैलोरी में ही था। 10 कैलोरी पर सेकेंड और रजिस्टर कितना है बेटा, 5। मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 5 ओम हो गया। तो कैलोरी पर सेकेंड इंटू ओम। वी स्क्वायर का वैल्यू यही रहने दो, वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए। सर वी स्क्वायर का मतलब नहीं समझे, अच्छा वी लेकर के चलना चाहते हो, लेकर के चलो बेटा, अंडर रूट 50 कर दिए, वी इज इक्वल टू। अब सुनो बेटा, अगर इस रजिस्टर के एक्रॉस कितना वोल्टेज है बेटा, √50, यूनिट हम लोग देख लेंगे, √50 इसके एक्रॉस है, तो ऊपर वाले के एक्रॉस भी तो सर यही हो जाएगा √50। हाँ बेटा आराम से हो जाएगा √50। अब ऊपर वाला तो सीरीज में है बेटा, ऊपर वाला क्या है, सीरीज में है। जब ऊपर वाला सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आई सेम होता है, आई सेम होता है। अगर इसको 1 ले ले, इसको 2 ले ले, तो क्या हो जाएगा बेटा, V1/V2 इज इक्वल टू I1 R1 डिवाइडेड बाई I2 R2। आई तो सर सेम होता है, आई कट गया, तो V1 बराबर हमको निकालना क्या है बेटा, द हीट जनरेटेड इन द 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस कितना हीट जनरेट होगा, अभी हम लोग देखते हैं कितना हीट जनरेट होगा, वो अभी हम लोग जस्ट निकालते हैं बेटा। तो I1 I1 और I2 कट गया, तो ये V1 बराबर कितना हो गया बेटा, V1, अच्छा V1 भी नहीं पता है, V2 भी नहीं पता है, लेकिन दोनों का समेसन तो पता है ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2, देखिए ध्यान से, V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा बेटा, √50 हो जाएगा। ठीक है सर, आराम से निकाल देंगे। तो V1/V2 बराबर R1/R2, दोनों तरफ 1 का प्लस कर दो बेटा, +1 कर दो। जैसे +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई V2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। कोई दिक्कत नहीं है, R2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा। लेकिन सर हमको तो निकालना है 4 ओम रजिस्टर में, 2 स्टेप क्यों ले, टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पे ये भी तो काम कर सकते हैं। V2 बराबर कितना आ गया बेटा, V2 बराबर हो जाएगा सर टोटल V। V2 बराबर क्या हो गया सर, टोटल V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2।
V1 बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हाँ सर ये निकल जाएगा। टोटल V तो आपको पता है ना बेटा कितना हो गया, टोटल V √50। R1 का मतलब क्या हो गया, ये 4 और R1 प्लस R2 6 4 10 मतलब ये आ गया √50 इंटू 4/10। अब इसके अक्रॉस अगर आपको हिट के बारे में डिस्कस करना है तो ये क्या हो जाएगा सर इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V² डिवाइडेड बाई R। क्या निकाल दिया बेटा, V² डिवाइडेड बाई R, V² डिवाइडेड बाई R। लेकिन अब 4 ओम के अक्रॉस तो V वोल्टेज निकालेंगे 4 ओम के अक्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो देखो तो बेटा ये V1 का मतलब क्या है, एलॉन्ग 4 ओम के अक्रॉस ही है कि नहीं, ये सर आराम से निकल जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा बेटा, इसको स्क्वायर करिए, जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो 50, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना सर 100 और इनटू रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस इसके क्रॉस किसके क्रॉस निकालना है, 4 ओम के क्रॉस मतलब 4। आराम से काटिए बेटा, ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 2 कैलोरी पर सेकंड। 2 यही ऑप्शन में भी था, 2 कैलोरी पर सेकंड, 4 कैलोरी पर सेकंड, 6 कैलोरी पर सेकंड, 8 कैलोरी पर सेकंड। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा कि सर हीट जनरेटेड बोला है, वो पूछ अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस दिया है कैलोरी पर सेकंड में तो यहाँ पे भी जो हीट जनरेटेड होगा 4 एम में उसको भी आपको ऑप्शन पूछा है कैलोरी पर सेकंड में। कई बार रेट नहीं लिखा है यहाँ पे, हालांकि उसका रेट भी लिख सकता था, लेकिन ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हीट और पावर में सिर्फ एक टाइम का ही तो फैक्टर है। अगर टी कहीं पे नहीं दिया हुआ है बेटा मिस कैलोरी पर सेकंड लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2 कैलोरी पर सेकंड और इसमें कितना हो रहा था बेटा 10 कैलोरी पर सेकंड। क्या आप इसके क्रॉस निकाल सकते हो कि नहीं, सर इसके क्रॉस भी आराम से निकल जाता है। क्या हो जाता बेटा, अगर आप देखना चाहोगे 6 ओम के क्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा बता सकते हो, 6 ओम के क्रॉस सर तुरंत बता देंगे। देखो ना बेटा V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 मतलब 6 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा, V टोटल V कितना हो गया √50 इंटू यहाँ से कर रहा है बेटा 6 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही हो गया। अब इसके क्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा सर, V2 क्रॉस मतलब 6 ओम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई R हो गया। तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 50 इंटू 6 छक्का 36, 6 6 36 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू क्या हो गया बेटा यहाँ पे 6। तो ये कितना बार में चला जाएगा सर, ये 50 ये 2 मतलब 6 दूनी 12 मतलब ये हो गया 6 दूनी 12 मतलब 3 कैलोरी पर सेकंड। दिख रहा है ना बेटा, ये ले रहा 10 कैलोरी पर सेकंड और 4 ओम वाला ले रहा होगा 2 कैलोरी पर सेकंड और 6 ओम वाला ले रहा 3 कैलोरी पर सेकंड। जो नहीं पूछ रहा था वो भी निकाल दिए। मतलब सर जिस रजिस्टर के क्रॉस आप पूछे हर रजिस्टर के क्रॉस हम लोगों ने निकाल दिया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलिए और अच्छा ये सब ये भी आईआईटी का क्वेश्चन था बेटा जो अभी कराए और आगे वाला भी क्वेश्चन आईआईटी का है 2009। कभी भी फालतू नहीं बोलते हैं कि अगर जहाँ पे आया होगा वही बोलेंगे। ये वाला 80 के आसपास का था, 2 कैलोरी 4 कैलोरी वाला जो आंसर था ना ये 80 वाला रेंज के आसपास है। और अब जो वाला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये है 2009 आईआईटी का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपका सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये एक सर्किट दे दिया है, इस सर्किट में ये R1 है 2 किलो ओम, R2 है 6 किलो ओम और RL है 1.5 किलो ओम और 24 वोल्ट का लगा दिया है क्या बेटा, ये यहाँ पे बैटरी लगा दिया है, सेल लगा दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है, पहला ऑप्शन द करेंट I, ये जो करंट यहाँ से I निकल रहा है बेटा थ्रू द बैटरी, बैटरी से जो I निकल रहा कितना बोल रहा है बेटा 7.5 मिली एम्पियर होगा। इज इट राइट और रॉन्ग वो चेक करना है। फिर बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL, RL का मतलब ये हो गया कितना है 18 वोल्ट। पहले एक एक करके हम चेक करते हैं। R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो बेटा, R इक्विवेलेंट सर ये 2 ओम ये 2 प्लस ये दोनों तो सीरीज, ये सीरीज के साथ ये दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल, ये दोनों पैरेलल को एक कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा सीरीज में पैरेलल और ये क्या हो गया सीरीज में। तो क्या हो गया 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 7.5, ये कितना हो गया बेटा सर, ये वाला हो गया 15×5 = 75। इट मीन्स दैट 2 + 6/5 और 6/5 को क्या बोलेंगे सर, 6/5 को बोलेंगे 1.2, मतलब इसका इक्विवेलेंट हो गया 3.2 ओम के बराबर।
3.2 ओम के बराबर इसका ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है सर, आर इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बेटा, आई बराबर क्या होता है वी मतलब 24 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा 3.2। सोच समझ करके, ये किलो ओम था बेटा, तो यहाँ पे ओम लिखना गलत है ना, ये हो गया किलो ओम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा किलो ओम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे किलो ओम ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, जैसे किलो ओम जाएगा तो क्या हो जाएगा मिली, अरे किलो का मतलब 1/, यहाँ पे ये किलो हो गया ना, तो किलो का मतलब 1/1000, 1/1000 जब ऊपर गया तो 10 टू द, सर जितना बकवास हम कर रहे हैं, 25 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये क्या हो गया बेटा, ये 10 टू द पावर -3 क्या हो गया बेटा एम्पियर में, चूंकि किलो को ऊपर लेकर के चले गए और ऊपर क्या है वोल्ट, वोल्ट बाई ओम क्या हो गया एम्पियर। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है मिली एम्पियर, सर इसको तो मिली एम्पियर लिखा जा सकता है। और देखो बेटा, अगर इसको देख पा रहे होगे तो ये कितना बार में चला गया सर, ये उससे 8 बार में काटो ना, 8 तिया 24 और 8 चौके 32 मतलब 0.4, और जब इसको करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है बेटा 7.5 मिली एम्पियर। इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब ठीक है सर, फर्स्ट ऑप्शन अगर जैसे करेक्ट हो गया बेटा, इसी में कचरा करेंगे, ध्यान दीजिए। आई कितना लेकर के चल रहा है 7.5 मिली एम्पियर का, जब यहाँ पे जाएगा तो 7 दूनी 14 मतलब कितना हो गया बेटा 15 वोल्ट, 7.5 इंटू 2 कितना हो गया 15, और 15 वोल्ट हो गया, क्यों, क्योंकि मिली से किलो खत्म हो गया, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर +3, ये हो गया 15 वोल्ट। अब यहाँ पे 24 वोल्ट का सप्लाई था, यही ले लिया 15 वोल्ट, तो इसके क्रॉस कितना जाएगा बेटा, दोनों के क्रॉस 9 वोल्ट, क्यों, क्योंकि 15 + 9 कितना होगा 24। मतलब सर ये वाला तो हमको आ गया आंसर कि लोड इसके थ्रू 1.5 किलो ओम के थ्रू या 6 किलो ओम के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 9 वोल्ट आएगा, और ये क्या बोल रहा है बेटा 18 वोल्ट, मतलब ये ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपिएटेड R1 एंड R2 इज, R1 के एक क्रॉस कितना पावर का डिसिपिएशन होगा और R2 के क्रॉस, सर V इंटू आई होता है, ये भी V इंटू आई होता है। एक तो तरीका ये है, लेकिन क्या I हम निकाले हैं, I इसके क्रॉस R1 के क्रॉस बोलना चाह रहे हैं और R2 इसके क्रॉस निकालना चाह रहे हैं। और बेटा I भी निकाल लेते हैं, I तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा सर, 9 डिवाइडेड बाई 6 किलो है बेटा, तो 9 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, इसके क्रॉस अगर आप करंट देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। 9 डिवाइडेड बाई 6 1.5 और 9 डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब ये कितना हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। इतना तो कैलकुलेशन ठीक होगा बेटा। अरे 9 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.5, और 9 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो कितना आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। और ऐसे भी सोच करके देखिए ना, यहाँ से आ रहा था 7.5 मिली एम्पियर और 2 पार्ट में ब्रेक हो गया 6 और 1.5 और दोनों 7.5 निकल करके अंदर चला जाएगा। सब कुछ निकाल चुके हैं बेटा इसका। अब देखो तो अब पता चल जाएगा ना। अब सर इसका V अक्रॉस R1 कितना हो गया, सर V अक्रॉस R1 हो गया 15 वोल्ट। I अक्रॉस R1 कितना हो गया सर 7.5। समझ में आ रहा बेटा, फॉन्ट छोटा छोटा तो ज़्यादा नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराना था। 15 इंटू 7.5। अब अक्रॉस R2 क्या हो गया, वोल्ट कितना हो गया सर 9 वोल्ट हो गया, और इसके अक्रॉस करंट कितना निकल गया, अभी आपके सामने निकाल दिया 1.5। तो बताओ तो बेटा कितना रेशियो बोल रहा है 3, क्या ये रेशियो 3 आ रहा। 15 से 75 काटेंगे बेटा 5 बार में, 5 बार में ये हो गया। अब ये कटा कितना बार में बेटा, ये 3 से 2 बार में कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, और ये 5 मतलब इसका आंसर आ रहा है 25/3 नॉट इज इक्वल टू 3। 25/3 आ रहा है बेटा, मीन्स इसका दोनों का पावर का रेशियो आएगा 8.33 के आसपास। 8 तिया 24 1.33 के आसपास। मतलब सर ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से समझ में आ गया है। ये ऑप्शन सही हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है। इफ़ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड, R1 को यहाँ R2 को यहाँ आपस में इंटरचेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपिएशन इन RL मतलब इसके अक्रॉस जो पावर का डिसिपिएशन है विल डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर 9, विल डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर 9। चलिए क्वेश्चन अच्छा है बेटा, काफ़ी हम लोग करते हैं इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपना, इसमें करना तो सबको पड़ेगा ही।
एक चीज़ देख लीजिए, इसके क्रॉस पावर अभी कितना होगा, इसके क्रॉस पावर कितना होगा सर, पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इसके क्रॉस कितना हो गया बेटा 9, और इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है 6, मतलब 6, 9 क्या था बेटा वोल्ट में था, 9 क्या था वोल्ट में था, और उसके बाद आई क्या था मिली एम्पियर में था, आई क्या था मिली एम्पियर में, तो 6 मिली एम्पियर में था। तो 9 6 44 और ये देखो बेटा वोल्ट, यहाँ पे क्या हो गया V इंटू आई, मतलब यहाँ तो वाट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे मिली वाट रखना बेटा, यहाँ पे मिली वाट रखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वोल्ट तो ठीक था लेकिन करंट क्या था मिली में था, तो इसमें भी क्या आ जाएगा मिली वाट में आंसर आ जाएगा। ये क्या था बेटा P इनिशियल किसके क्रॉस आया था बेटा, RL के क्रॉस आ गया था 54 मिली वाट। अब देखो बेटा इंटरचेंज करेंगे, जब इंटरचेंज करेंगे तो देखिए तो बेटा सिचुएशन कुछ ऐसा होगा ना, सिचुएशन ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 6 किलो ओम, और ये कितना हो जाएगा बेटा ये वाला कितना है 2 किलो ओम, ये हो गया 2 किलो ओम, ठीक है। और इधर वाला कितना था, इधर वाला था सर ये तो एज इट इज रहेगा 1.5 किलो ओम, ठीक है। तो मामला तो पूरा चेंज हो गया। अब आपको शुरू से करंट निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं सर। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 प्लस 2.1.5 डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बेटा 3.5। जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 35, मतलब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। समझ में आए ना कैसे किए, ये तो हो गया 30, ये हो गया 35, 5 से काटे तो 6 और ये हो गया 7। इट मीन्स दैट 6 + 6/7, मतलब ये हो गया 48/7 ओम। कितना हो गया बेटा 48/7 ओम। ये हो गया R इक्विवेलेंट। I जब निकालना होगा तो क्या होता है बेटा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। और देखो यही सब गलती नहीं होगा, देखो फिर से ओम लिख दिए हम, क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे किलो ओम होना चाहिए। V कितना है, V में तो कोई चेंज नहीं आया 24 वोल्ट, और R कितना आ रहा है 48 डिवाइडेड बाई 7। इसलिए बोला कैलकुलेशन करिए, देखिए तो आराम से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा सर। 7 ऊपर चला जाएगा बेटा, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 7.2 मिली एम्पियर। इट मीन्स दैट 3.5 मिली एम्पियर का करंट अब फ्लो हो रहा, मतलब पहले जो 7.5 का जा रहा था अब इसको हटा रहा है बेटा, जो 7.5 का जा रहा था अब कितना जा रहा, 3.5 मिली एम्पियर का जा रहा। ये सब कुछ हटेगा, अब ये सब कुछ हट जाएगा बेटा, समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ अभी सब यहाँ ये 1.5 ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया था सर, ये हो गया था 6 किलो ओम, और ये कितना हो गया था बेटा 2 किलो ओम, और कितना निकल रहा था बेटा यहाँ से 3.5। तो 3.5 इट मीन्स दैट ये तो पूरा आराम से ले लेगा बेटा, 3.5 इंटू 6 यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 21 वोल्ट। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी ना, 3.5 जाएगा तो 21 वोल्ट। अब कितना बचा, मतलब इसके क्रॉस हो जाएगा सर 3 वोल्ट, मतलब अब 2 किलो ओम के क्रॉस 3 वोल्ट आ रहा, और 6 किलो ओम के क्रॉस क्या आ रहा बेटा 21 वोल्ट। चलिए अब निकालना क्या है कि पावर अब कितना आ रहा है इसमें, अब तो पावर निकाल दोगे सर। अब पावर L के क्रॉस कितना आएगा, एक तो मेरे पास ऑप्शन भी है V² डिवाइडेड बाई R, V² डिवाइडेड बाई R। तो इसके क्रॉस कितना हो गया सर 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मतलब हो गया 9, 3 का होल। अब इसके क्रॉस कितना हो गया 3 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 3 वोल्ट, मतलब पावर कितना होता है V² डिवाइडेड बाई R, मतलब 1.5। जब आप इसको करोगे कैलकुलेशन तो ये कितना हो गया 6 किस डिजिट में हो गया अभी देखते हैं। वोल्ट V² किए थे बेटा, V² डिवाइडेड बाई R, मतलब 3 स्क्वायर वोल्ट में, और R कितना आ रहा बेटा 1.5 किलो ओम, मतलब सर ये हो जाएगा मिली वाट में, 15 छके 90, मतलब 6 मिली वाट में। मतलब अब देखो बेटा, पहले इनिशियल RL के क्रॉस कितना था 54, और फाइनल ये कितना हो गया बेटा, फाइनल इंटरचेंज करने के बाद कितना हो गया 6। तो देखो तो बेटा कितना का फैक्टर हुआ, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, एग्जैक्टली दिया है। सबसे बड़ी बात है कि डिक्रीज हो रहा, 54 से कितना हो जा रहा है बेटा 6,
54 से कितना हो जा रहा है 6, तो कितना कितना फैक्टर से डिक्रीज हो रहा, 9 फैक्टर से। देखो ना बेटा 9 6 के 54, मतलब ये बिल्कुल सही है। और यही उस समय ज़्यादातर बच्चे गलती किए थे कि लास्ट वाला ऑप्शन इतना नहीं पढ़े, लगा कि यार ये भी गलत ये भी गलत, अब इसको गेस मार दिया, कोई सही मारा कोई गलत मार दिया। तो इसको इतने तरीक़े से चेक करना था। अभी तो बहुत आसानी से चेक किए चूँकि मेरे पास टाइम भी था, लेकिन ध्यान रखना बेटा एग्ज़ाम में एक टाइम का भी प्रेशर होता है, एग्ज़ाम में टाइम का भी एक प्रेशर होता है। चलिए देखते हैं कहाँ तक कर पाएंगे। एकदम साफ साफ क्लियर है ना बेटा, आराम से एक एक स्टेप जाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। हमको नहीं पता, अब ये लेक्चर को हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ख़त्म करें, ताकि हमको बल्ब का प्रॉब्लम भी कराना है, लेकिन देख लेंगे बेटा, हड़बड़ा के कुछ भी ख़त्म नहीं करेंगे। एक लेक्चर लगेगा लगेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आ जाओ बेटा, पावर डिसिपिएशन ये सब कुछ हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टोटल एनर्जी स्पेंट इन 3 सेकेंड, यही सर्किट है बेटा। 3 ओम का, 6 ओम का, 2 ओम का, 12 वोल्ट का। सबसे पहले बताइए, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 3 ओम का, हाँ ये कितना हो गया बेटा 3 ओम का। ये 3 और 6 का कितना हो जाएगा बेटा 2, और ये 2 क्या हो जाएगा बेटा सीरीज में, मतलब R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2, मतलब कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा बेटा 4 ओम। ये 12 वोल्ट का है, मतलब I बराबर कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स दैट 3 एम्पियर। मतलब यहाँ से 3 एम्पियर का करंट लेके जा रहा, ये भी 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे लेकर के जाएगा। ठीक है, अब देखो तो बेटा ये 3 और ये 2, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा 6 वोल्ट। अब जो 6 वोल्ट बचा बेटा, वो 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होगा, 6 वोल्ट यहाँ, 6 वोल्ट यहाँ, सीरीज में है ना बेटा। 12 वोल्ट, 6 वोल्ट यहाँ बर्बाद किया तो 6 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके क्रॉस कितना करंट जाएगा सर, ऐसी समझ में आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 2 एम्पियर का करंट, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1 एम्पियर का करंट। देखिए तो 3 में 2 + 1 मिल करके कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर। अब जो पूछेगा सो निकाल देंगे। टोटल एनर्जी स्पेंट इन 3 सेकेंड, टोटल हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा I² R × T। देखते जाइएगा जैसे जैसे कर रहा है। इसके क्रॉस कितना होगा बेटा I², I तो इसमें कितना मिल रहा है 3 एम्पियर, मतलब 3 का होल स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस 2, रजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2, 3² इंटू 2 इंटू टाइम कितना हो गया 3, प्लस इसके क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा I² मतलब 2² इंटू रजिस्टेंस कितना हो गया 3 और टाइम कितना हो गया 3। इसके क्रॉस I कितना हो गया 1² इंटू R 6 इंटू टाइम कितना 3। ये कितना हो गया बेटा 3 × 3 = 27, 27 दूनी 54, अरे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 दूना 54, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 3 = 9, 9 चौके कितना हो जाएगा बेटा 36, 9 चौके कितना हो गया 36, और 6 × 3 कितना हो गया बेटा 18, सही किए ना, 6 × 3 = 18, 36 + 18 कितना हो गया बेटा 54 + 54 कितना हो गया बेटा 108, और ये किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा। हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन एक फार्मूला डायरेक्टली था सर, ऐसे भी निकाला जा सकता है I² R इक्विवेलेंट इंटू T। I² कितना निकल रहा था बेटा 3 का होल स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट कितना आ गया था 4 इंटू टाइम कितना हो गया 3, 3 × 3 = 9 और 9 4 × 3 = 12 और 12 9 कितना होता है बेटा 108 जूल। देखिए तो आप, लेकिन ये फ़ायदा हुआ कि अगर इंडिविजुअली सिर्फ पूछता कि इसमें कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा, तो ये इसमें इतना हो रहा, इसमें कितना हो रहा, इसमें इतना हो रहा, इसमें कितना हो रहा, इसमें इतना हो रहा, और सबको जोड़ दिया तो 108। लेकिन अगर वो सिस्टम का पूछे कि टोटल एनर्जी स्पेंड कितना है, तो ये वाला प्रोसेस समझ जाओगे बेटा। डायरेक्टली I² जो बैटरी से निकल रहा है वो R इक्विवेलेंट इंटू T, डायरेक्टली आपका काम खत्म हो जाएगा एक ही बार में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। आसान सा क्वेश्चन था बेटा, आसानी तरीके से निकाल दिए। ठीक है सर, चलिए अब देखिए बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कचड़ा नहीं है, थोड़ा सा भी इसको कचड़ा की तरफ फील नहीं करोगे। चलो, ये एक बहुत सारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। एक कॉम्बिनेशन है बेटा, कॉम्बिनेशन नंबर A, कॉम्बिनेशन नंबर B, कॉम्बिनेशन नंबर C और कॉम्बिनेशन नंबर D। पूछ रहा कि पावर के हिसाब से पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, सबसे ज़्यादा पावर किस में लगेगा। तो देखो बेटा, पावर में कन्फ्यूजन क्या होता है, एक्चुअली पावर का कन्फ्यूजन यही है, V × I, V² डिवाइडेड बाई R और I² × R। सर किसको लेंगे,
ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसमें होता है बेटा, इसको ले कि इसको ले। अभी आगे हर क्वेश्चन टाइप में इसी में कन्फ्यूजन होता है। फिर से बोल रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे आई अगर कांस्टेंट है, अगर आई आपका गिवन है, सभी के लिए आई आ रहा, आप इसके साथ कंपेयर करोगे। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, अगर स्विच ऑन ऑफ का केस दिया हुआ है, मेन सप्लाई का बात कर रहा, तब आप इसको लोगे बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, वी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर ले, स्विच ऑन ऑफ का बात कर ले, मेन सप्लाई का बात कर ले, ये सब में आपको क्या लेना है बेटा, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लेना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। चलते हैं, बहुत आसान है। देखो बेटा, दोबारा नहीं करेंगे इसको। 1 2 3 मतलब पावर इन ए बराबर कितना, सॉरी आर रजिस्टेंस ए वाले केस में कितना हो गया सर, 3R। रजिस्टेंस इन बी वाले केस में कितना हो गया सर, आर बोलने का जरूरत नहीं है सर, R/3। रजिस्टेंस सी वाले केस में कितना हो गया, C। आर का 2R और 2R और R क्या हो गया बेटा, पैरेलल में, मतलब 2R/R डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2R/3। और R/D वाले ऑप्शन में कितना हो गया सर, ये R का कितना हो गया बेटा, R/2 और ये R आपके साथ सीरीज में, मतलब कितना हो गया, 3R/2। 3R/2। अब देखो बेटा 3R/2, अब आप ही बताओ कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर, फार्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। क्यों, आई यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब बताइए बेटा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है सर, सबसे ज़्यादा तो रेजिस्टेंस आ गया ए का। क्यों, चूँकि 3 है। अब 3 के बाद क्या होगा, 3/2 मतलब ग्रेटर देन RD, ग्रेटर देन RD। अब R/3 का मतलब कितना होगा, 0.33R और 2/3 मतलब 0.66R। तो सर ये ग्रेटर होगा RC का और ये ग्रेटर होगा RD का। लेकिन ध्यान रखिए, हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए हैं, सबसे ज़्यादा RA, सब उसके बाद RD, उसके बाद RC, उसके बाद RD, ज़्यादा वाला ऑर्डर में। ये देख लीजिए सिंबल क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो RD सबसे कम, उसके बाद RC, उसके बाद RD, उसके बाद RA। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पावर A, पावर D, पावर C, पावर D, सॉरी क्या किया RD, उसके बाद RC, उसके बाद ये B है बेटा, उसके बाद ये B है, उसके बाद ये B है, मतलब पावर क्या हो जाएगा बेटा, पावर इन B। मतलब सर सबसे लीस्ट पावर किस में जाएगा, रेजिस्टेंस सबसे कम है, ये सबसे लीस्ट हो गया बेटा, ये सबसे लीस्ट हो गया और ये सबसे मैक्सिमम हो गया, मतलब सबसे मैक्सिमम ये हो गया। मैक्सिमम पावर का कंजम्पशन यहाँ पे होगा और मिनिमम पावर यहाँ पे आएगा बेटा, मिनिमम पावर। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के साथ क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एकदम समझ में आ गया आसानी से सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये खत्म हो गया पूरी तरीके से, ये खत्म। हाँ, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है कि इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। सजा लोगे बेटा? सर देखिए यहाँ पे क्या है, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, मतलब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R लेके चलेंगे, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा आपको तो डायरेक्टली बताना चाहिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो जाएगा कि नहीं, और व्हीटस्टोन ब्रिज का केस में जब R R R R R होता है तो उसका आंसर भी R होता है, ये आपको पहले से बता चुके थे कई बार। कैसे हुआ होगा सर? सर ये R, ये R, इधर से ये R, इधर से AR, ये वाला कैंसिल हो गया होगा, ये R, ये R, ये R, ये R, R का कितना हो गया बेटा 2R, और R का कितना हो गया 2R, और 2R का कितना हो गया R। मतलब सर इसका R इक्विवेलेंट A वाले केस में, A वाले केस में हो गया R। बी वाले केस में बेटा, बी वाले केस में अगर आप देख पा रहे होंगे, इधर से जाएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये धोखा है बेटा, ये आराम से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक सीधे जाएगा, ये दोनों क्या हो गया बेटा सीरीज में, मतलब कितना हो गया 2R। ये वाला कितना हो गया बेटा, बीच में हो गया R, और ये वाला कितना हो गया 2R, मतलब तीनों का तीनों पैरेलल हो गया कि नहीं, ये 2R, ये R और ये 2R, तो 2 और R, 2R का कितना हो गया R, और R का कितना हो जाएगा R/2। समझ में आए ना, ये 2R
ये 2r का कितना हो गया r, और r के साथ पैरेलल में r/2। अब इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही गया होगा। r ऑफ c में क्या दिक्कत हो रहा है सर r ऑफ c में क्या हो गया, r का 2r, r का 2r, r का 2r, r का 2r, तो इधर भी हो गया 2r, इधर भी हो गया 2r, और 2r का कितना हो गया बेटा r, 2r और 2r पैरेलल में कितना हो गया r, और उसके साथ r एक और सीरीज में लगा हुआ है, मतलब r प्लस r, मतलब कितना हो गया बेटा 2r। तो निकाल दिया RA RB RC। इट मीन्स दैट अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा RC ग्रेटर देन RA ग्रेटर देन RB सबसे ज़्यादा 2R, फिर R और फिर उसका जस्ट आधा, लेकिन पावर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, पावर C सबसे कम, उसके बाद पावर A, उसके बाद पावर B। बस यही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा एक केस होगा। क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे V कांस्टेंट है, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, और इसके पहले क्या कांस्टेंट था, I कांस्टेंट था। तो सर इसमें तो R आ गया, इसमें सर ये सब कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। 2R का R और R का R/2, 2R पैरेलल में R प्लस R कितना हो गया 2R। तो सबसे ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस हो गया 2R का, उसके बाद C का, उसके बाद A का, उसके बाद B का। उसको जस्ट हम लोग क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया। आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ कैटल वगैरह का अच्छे प्रॉब्लम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन कराते हैं बेटा, ताकि कहीं कोई रजिस्टर टाइप का क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। यस सर, ये था बेटा रजिस्टर टाइप प्रॉब्लम। अब इधर थोड़ा कैटल वाला टाइप का प्रॉब्लम चलते हैं, सीरीज पैरेलल करते हैं। देखते हो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, when two identical battery cell of internal resistance 1 ohm each are connected in series across a resistor। इतना फिगर बोला, बस ये फिगर बना दीजिए। R E आइडेंटिकल है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। लो ना बेटा, R कभी लिखने का जरूरत नहीं है, 1 ओम का रजिस्टर है। ठीक है सर। व्हेन 2 आइडेंटिकल बैटरीज of internal resistance 1 ohm each are connected in series across a resistor R, the rate of heat produced in R is J1। I निकाल सकते हो बेटा? सर I तो एकदम निकालना आसान है। E कितना हो गया 2E डिवाइडेड बाय ये कैपिटल R प्लस 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया। ये I निकल गया। तो क्या बोल रहा बेटा, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन R इज J1। अब इसके क्रॉस कितना, अब यही तो I करंट इसके थ्रू क्रॉस भागेगा बेटा, इसके थ्रू I भागेगा, तो इसके क्रॉस हीट का डिसिपिएशन कितना होगा, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। I स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा 2E डिवाइडेड बाई R प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू रजिस्टर R इंटू जो भी टाइम होगा T। ये हो गया आपका रेट ऑफ हीट। अच्छा, रेट जब बोल दिया तो टाइम का तो कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब पावर का बात कर रहा। और पावर बराबर क्या होगा बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI या I स्क्वायर R। V बराबर क्या पुट कर दिया IR, मतलब I स्क्वायर R, तो ये I स्क्वायर इंटू R। यहाँ तक दिक्कत नहीं बेटा। व्हेन द सेम बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस R, सब कुछ सेम किया, क्लियर है। E 1 ओम और इसके क्रॉस R, तो कितना हो जाएगा I बराबर बेटा EMF E, इतना तो आपको पता है। E कब क्या हो जाएगा E 1 का कितना हो जाएगा 1/2, और उसके बाद ये सीरीज में हो जाएगा R प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहीं पे तोड़ लेते हैं बेटा, ये 2E हो जाएगा, अरे 2R, ये 2R प्लस 1, और ये जो 2 एलसीएम लेकर के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि द रेट, अब वही बात है, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज J2। तो J2 बराबर कितना हो गया सर J2 बराबर हो गया I स्क्वायर इंटू रजिस्टर क्या हो गया बेटा R, चूंकि सेम रजिस्टर था। ठीक है। अब क्या बोल रहा है J1 बराबर 2.25 J2, J1 बराबर 2.25 J2। आ जाए बेटा, J1 बराबर मतलब 2E का होल स्क्वायर R प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2E का अलग अलग कर दिए, 2E/R इंटू J1 ये हो गया इंटू R, बस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के बराबर 2.25 इंटू J2 को फिर कैसे लिख दिया बेटा 2E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो गया R2। कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए, रिलेशन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
2a² हो गया। अब देखिए क्या बचा, 1/r+2 का होल स्क्वायर बराबर 2.25 इंटू 1/2r+1 का होल स्क्वायर। ये डेटा इस तरह से दिया ही था कि आपका स्क्वायर रूट अगर कर लो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1/r+2, 2.25 का कितना हो जाएगा बेटा, 1.5, 15 इंटू 15 225 होता है, इंटू क्या हो जाएगा 1/2r+1। अब क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, 2r+1, 2r+1, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5r और +2 इंटू मतलब +3, तो 2r में से 0.5r इधर हो जाएगा और उधर जाएगा तो 3 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, इसलिए r बराबर कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई 0.5, इट मीन्स दैट 4 ओम। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट, कि क्या आप यहाँ पे ई लिए हैं कि नहीं, क्या आप यहाँ पे 1/2 किए हैं कि नहीं, और उसके बाद रिलेशन में बैठाए हैं कि नहीं, ये सब कुछ चेक कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं जो मल्टीपल डायरेक्शन में घूम करके आपसे 2-3 कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए सर समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी। वाटर इन एन इलेक्ट्रिक कैटल बिगिंस टू बॉयल इन 15 मिनट। एक कैटल है बेटा, एक कैटल है, एक कैटल में ये बॉयल होना शुरू कर देता है कितना, 15 मिनट में, ठीक है। आफ्टर बीइंग स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के बाद ये 15 मिनट में बॉईल करना शुरू कर देता है। यूजिंग द सेम मेन्स, मतलब जो मेन का सप्लाई है वही सेम रख रहे हैं, मतलब यहीं पे लिख देते हैं बेटा V बराबर कांस्टेंट, V बराबर कांस्टेंट, मेन सप्लाई को कांस्टेंट रख दिया। सेम मीन्स सप्लाई शुड द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, कैटल के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, वही हीटिंग एलिमेंट में हीट आता है, उसी से आपका पानी गर्म होता है। फिर से बोलना बेटा, वाटर इन एन इलेक्ट्रिक कैटल बिगिंस टू बॉयल 15 मिनट, 15 मिनट में ये बॉयल होना शुरू कर देता है स्विच ऑन करने के बाद। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, मतलब V कांस्टेंट रखे। शुड द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड ऑफ द हीटिंग एलिमेंट बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये पूछना चाह रहा कि लेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें कब, इफ द वाटर इज टू बॉयल इन 10 मिनट्स। अच्छा, पहले 15 मिनट में पानी बॉयल हो रहा था बेटा, अब क्या बोलना चाह रहा, अब ये बोलना चाह रहा बेटा कि इसको 10 मिनट में पानी को बॉयल करना है। तो ये पूछना चाह रहा है क्या लेंथ को हम बढ़ाएं या घटाएं, हमको पानी चाहिए बॉयल 10 मिनट में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, और हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी, ठीक है सर। वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखना, I²RT यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर आपने मेन सप्लाई को यहाँ पे बात कर रहा कि मेन सप्लाई को आपने सेम रखा, उसके बाद आपको पानी गर्म करना है बेटा 10 मिनट में। तो कैसे होगा बेटा, सर ये क्या होगा, देखिए ये कहीं ना कहीं हीट दोनों में, यहाँ पे देखो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी। ये बोलना क्या चाह रहा कि लेंथ का वेरिएशन करना चाह रहा बेटा, लेंथ का वेरिएशन से टाइम का चेंजिंग देखा जा रहा। इट मीन्स दैट H एंड R दोनों का क्या होगा बेटा, H एंड V दोनों क्या होना चाहिए बेटा, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। समझ, V तो सर कांस्टेंट था ही, सेम हीट देंगे ना, सेम हीट देने के बाद आपको चेक करना है क्या लेंथ के साथ टाइम का वेरिएशन क्या होगा। सर अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो R तो यहाँ पे आ गया, R या H इंटू R बराबर V² इंटू टी। तो देखो तो बेटा R रजिस्टेंस और T के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और R का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R का फॉर्मूला होता है सर ρL डिवाइडेड बाई A, ρL डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि टाइम का रिलेशन लेंथ के साथ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, लेंथ का रिलेशन टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एकदम वे में आ रहा है बेटा, एकदम प्रॉपर वे में। पोटेंशियल कांस्टेंट रखे V, चूँकि सोर्स मेरा कांस्टेंट है, वही सोर्स से आ रहा, तो V क्या है कांस्टेंट,
टाइम को मिनिमाइज करना है, हिट तो सेम देंगे, बस वो देखना क्या पूछना चाह रहा कि टाइम और लेंथ का आप रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं। क्या गलती से कहीं ये फार्मूला तो आप यूज नहीं कर दे रहे हैं? पहला बात तो कि सर ये फार्मूला यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई का बात कर रहा, मेन सप्लाई, सेम मेन सप्लाई, ये वाला फार्मूला का यूज होगा सर। इस फार्मूला से आपको आर और टी के बीच में पहले रिलेशन देखे, क्योंकि हमको पहले से पता था आर बराबर होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो सामने आपको टी दिख रहा और आर दिख रहा, तो टी और आर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रो एल बाई ए, रो किसी भी एलिमेंट का कांस्टेंट होता है, वायर सेम है तो उसका एरिया भी कांस्टेंट होगा, मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो सुनना बेटा, पहले 15 मिनट में गर्म होता था, अब 10 मिनट में गर्म करना है, मतलब टाइम को आपको डिक्रीज करना है, इसलिए लेंथ को भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। ये साफ दिख रहा है, लेंथ को भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा सर? 2/3 टाइम्स, 2/3। देखो ना बेटा, 15/10 मतलब ऊपर डिफरेंस कितना हो गया 5, और बेस कितना है 15, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे तो 15, ये तो फ्रैक्शन निकालने लगेंगे। तो मतलब पहला तो बात ये हो गया कि टाइम को क्या करना पड़ेगा बेटा, लेंथ के साथ, टाइम को क्या करना पड़ेगा, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। अगर आपको टाइम घटाना है तो आपको लेंथ भी घटाना पड़ेगा, लेंथ भी घटाना पड़ेगा। तो लेंथ कितना घटाना पड़ेगा? 15 से ये 10 आ चुका है बेटा, 15 से 10 हो गया है, तो चेंज कितना हो गया सर? 15 में से 10 घटा डिवाइडेड बाई 15, तो चेंज तो हो गया सर 1/3, चेंज तो हो गया 1/3 हो गया, 1/3 आपको चेंज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज बाई का मतलब समझ में आता है ना, 1 से कितना चेंज हो गया, 1 से 1/3 मतलब 2/3 आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिक्रीज करना पड़ेगा। 15 से 10 को घटाओगे तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन दे सकता था, हमसे बस ये क्या पूछ रहा कि हीटिंग एलिमेंट टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, हमसे बस ये पूछ रहा। मेरा क्वेश्चन सुनिएगा बेटा क्या है कि लेंथ को आपको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो पहला तो आंसर मिल गया कि आप उसको डिक्रीज करिए। कितना डिक्रीज करिएगा सर? जिस रेशियो में टाइम जाएगा, जिस रेशियो में टाइम जाएगा, ऐसे करना बेटा, ऐसे करना। अगर इनिशियल टाइम टी आई था तो इनिशियल लेंथ ये था, फाइनल टाइम टी था तो एन फाइनल ये है। अब अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे कर दो, टी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाई टी आई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई एल आई। हमको कुछ नहीं पता अभी क्या पूछेगा वो, बस ये तो आराम से कर सकते हो ना। अब इसके बाद जो पूछे फाइनल टाइम कितना हो गया बेटा, अच्छा फाइनल टाइम घट गया है तो मोड ले लो बेटा, मोड भी ले सकते हो इसको। फाइनल टाइम 10 में से 15 घटाएंगे मतलब 5, इनिशियल टाइम कितना था बेटा 15। अब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऐसे भी कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ ये ले लीजिए और डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ ये ले लीजिए, तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ आएगा। तो अगर आप फाइनल लेंथ पूछना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ और आ जाएगा। फाइनल लेंथ ऐसे भी तो आ सकता है कि अगर मान लेते हैं इनिशियल लेंथ को हम क्या ले लेते हैं 1, अगर इनिशियल लेंथ को अगर हम 1 ले लेते हैं तो फाइनल माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1, फाइनल माइनस 1, इनिशियल लेंथ को क्या ले लिए 1, और अगर इसको ऐसे करो बेटा 1 माइनस एल एफ, समझ में आ गया ना? क्यों एक एक चीज बताना पड़ता है। टी एफ माइनस टी आई, एल एफ माइनस एल आई, इसको चेंज कर दो ना बेटा, टी आई ज्यादा है ना, टी आई माइनस टी एफ बराबर टी आई बराबर एल आई माइनस एल एफ डिवाइडेड बाई एल आई। छोड़ के तो तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा नहीं पता है ना। टी आई शुरू में कितना था 15 मिनट, बाद में कितना हो गया 10 मिनट, शुरू में कितना था 15, शुरू में मान लेते हैं लेंथ कितना था बेटा 1, फाइनल लेंथ हमको नहीं पता, इनिशियल लेंथ कितना हो गया 1। तो देखो बेटा 15 में से 10 घटा 2, 15 में से 10 घटा 5, 5/15 मतलब कितना हो गया 1/3, 1/3 1 माइनस एल एफ, तो फाइनल लेंथ कितना हो गया 1। ये इसको करो, इसको इधर करो, 1 माइनस 1/3 मतलब कितना हो गया 2/3। लेकिन अभी भी 2/3 लेकर के आ गए, फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा सर 2/3 आपको रखना पड़ेगा। मतलब पहले अगर आपका 1 मीटर का था, अगर पहले वायर आपका 1 मीटर का था लेंथ का, तो अब कितना लेंथ का लेना पड़ेगा सर 0.66 मीटर का लेना पड़ेगा। अब तो इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से क्लियर कर दिए। चलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। नहीं हो पाएगा बल्ब वाला क्वेश्चन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बल्ब के कारण हम हड़बड़ाएंगे नहीं।
क्योंकि बस अब लास्ट तो चल ही रहा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मैक्सिमम टाइम पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। टू हीटर क्वाइल्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, टू हीटर क्वाइल्स मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड, टाइम ज़्यादा होने लगा, चलिए फिर भी देखते हैं। टू हीटर क्वाइल्स मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देख लो बेटा, पहले ये बोल दिया कि ये पैरेलल में है। अगर यहाँ पे पैरेलल बोल चुका है बेटा, आप हमेशा V बराबर कांस्टेंट लेकर के चलना, P बराबर V स्क्वायर बाई R लेकर के चलना, हीट बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी लेकर के चलना। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। एक लाइन पढ़े नहीं कि हम बता दिए कि क्या क्या हमको लेकर के चलना है। चलिए, टू हीटर्स कॉइल मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब रो बराबर होता है कांस्टेंट, एरिया का मतलब भी होगा, एरिया देख लेते हैं क्या है, मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड, मटेरियल सेम का मतलब यही होता है बेटा, रजिस्टिविटी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कर लिए, अक्रॉस द मेंस, हाँ ठीक है, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वन कॉइल इज डबल ऑफ द अदर। अच्छा, लेंथ और डायमीटर को डबल कर रहा है। सुनो बेटा, पहला कंडीशन में क्या था, पहला कंडीशन में L ले लो, D ले लो, पोटेंशियल V ले लो, रो ले लो, और जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कंडीशन में क्या कर लो बेटा, लेंथ को डबल कर दिया गया 2L, डायमीटर को डबल कर दिया गया 2D, V तो हमेशा सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, रो सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, वो भी सेम रहेगा। पर ये पूछ क्या रहा, विच ऑफ देम विल प्रोड्यूस मोर हीट, कौन मोर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। P2 डिवाइडेड, अच्छा हीट प्रोड्यूस करने के बारे में बोल रहा है ना, मतलब H2 डिवाइडेड बाई H1, H2 डिवाइडेड बाई H1। तो अभी आप तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। H बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पावर का रेशियो पहले निकाल देते हैं, बात तो फिर वही निकल जाएगा। पावर बराबर क्या होता है बेटा, V स्क्वायर बाई R, और R के जगह पे क्या कर देंगे, रो L डिवाइडेड बाई A, रो L डिवाइडेड बाई A। इट मीन्स दैट P2 डिवाइडेड बाई P1, वही हीट कर दोगे, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बात एक ही है। तो V स्क्वायर तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा सर A2। अच्छा, एरिया को भी चेंज कर दो ना बेटा, V स्क्वायर बाई रो L, और एरिया को लिख देते हैं पाई डायमीटर का होल स्क्वायर, पाई डायमीटर का होल स्क्वायर, मतलब D2 डिवाइडेड बाई D1 का होल स्क्वायर, D2 डिवाइडेड बाई D1 का होल स्क्वायर। और ये देख बेटा, L इन्वर्सली है, मतलब L1 डिवाइडेड बाई L2, L1 डिवाइडेड बाई D2। तो देखो तो बेटा, बाद में क्या हो गया, 2D डिवाइडेड बाई D का होल स्क्वायर, और बाद में लेंथ क्या हो गया, डबल, और शुरू में क्या था L, मतलब ये कट के कितना हो गया 4, और ये कट के वहाँ पे 1/2, मतलब ओवरऑल 2, मतलब P2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2P1, P2 हो गया 2P1। तो जैसे P2 बराबर 2P1, तो हीट भी जो प्रोड्यूस होगा जस्ट डबल होगा इनिशियल का। दिख गया ना कैसे कैसे निकाल दिए सर, एकदम बेसिक तरीका से निकाले। पावर डबल हो जाएगा, T के साथ का रिलेशन है, तो H2 भी क्या हो जाएगा बेटा, H1 का जस्ट डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आराम से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। 9वां नंबर भी क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3 इक्वल रजिस्टर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है बेटा, वो सीरीज में कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई ईएमएफ का सोर्स है, टुगेदर डिसिपेट्स P वाट ऑफ पावर। देखना बेटा, यहीं पे लैंग्वेज का कमाल है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सोर्स ऑफ ईएमएफ, टुगेदर डिसिपेट्स, साथ मिल करके कितना डिसिपेट कर रहा, P। मतलब सर अगर ये P0 है, ये P0 है, ये P0 है, अगर ये तीनों P0 है, तो सब मिल करके कितना कर रहा सर, सब मिल करके कर रहा P डिसिपेट्स। तो याद है बेटा, अगर सेम ईएमएफ रहना, रुको पहले और एक बात, सोर्स इन पावर इन सीरीज और पावर इन पैरेलल पढ़ाए थे ना, याद आ रहा ना बेटा, क्या 1/P, ये किसका फॉर्मूला था सर, ये था सीरीज का। ये किसका था बेटा सर, आगे आप जो भी लिखिएगा वो लिखिएगा पैरेलल का, याद आ गया। लेकिन ये तब के लिए था जब सोर्स ऑफ ईएमएफ सेम हो। आगे पढ़ते हैं बेटा, व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रजिस्टर, वही रजिस्टर जो रजिस्टर था,
कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ। यस सर, अब मेरा काम बन जाएगा। क्या बोल दिया बेटा? सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ। चलिए, अब ये पी नॉट, ये पी नॉट, ये पी नॉट। अब आपको भी पता है, अगर आप इसका पी इक्विवेलेंट देखा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? पी नॉट बाई 3, और 1 बाई पी नॉट, 1 बाई पी नॉट, 1 बाई पी नॉट क्या हो जाएगा बेटा? 3 बाई पी नॉट। उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पी नॉट 3, और ये टुगेदर मिल करके कितना दे रहा? इक्विवेलेंट मतलब पी, मतलब पी नॉट बराबर कितना हो गया बेटा? 3p। एक पी नॉट कितना के बराबर है? 3p के बराबर। अब क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड। अब पावर डिसिपेटेड वो पूछ रहा, इफ द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब सेम चीज को अगर आप पैरेलल में कनेक्टेड कर दोगे बेटा, सेम चीज को अगर आप पैरेलल में कनेक्टेड कर दोगे तो जो पी नॉट बाई 3 आ रहा था, अब कितना आ जाएगा सर? 3p नॉट। देखो ना, पी नॉट पी नॉट पी नॉट, 3p नॉट, और पी नॉट पहले से निकाल दिए थे। पी नॉट कितना निकाल दिए थे सर? 3p के बराबर, मतलब ये कितना हो जाएगा? 9p के बराबर। समझ में आ गया? पहले से क्या हो गया? बाई 3, तो यहाँ से मेरे को क्या निकल गया? पी नॉट, जो आप माने थे। पी नॉट तो हम अपना माने थे ना, गिवन तो था पी, और पी डैश बराबर क्या हो गया? 3p नॉट, यही पी नॉट, यही पी नॉट, यही पी नॉट, पी नॉट पी नॉट पी नॉट, 3p नॉट, और पी नॉट का वैल्यू कितना होता था बेटा? 3p, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 9p के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे से हम लोगों ने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का भी कोई हेडेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। 11th वाला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका बड़ा अच्छा शॉर्ट फार्मूला भी एक अगर आपको याद हो जाएगा, आपके नीट में काफ़ी हेल्पफुल होगा बेटा, नीट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। बल्ब वाला जो प्रॉब्लम है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। हालांकि बल्ब में आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा, हो सकता है पोटेंशियोमीटर प्लस बल्ब करा दे और एक क्लास में पोटेंशियोमीटर करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट खत्म। देख लेते बेटा क्या है। एन इलेक्ट्रिक कैटल हैज 2 कॉइल्स। 2 कॉइल्स है इलेक्ट्रिक कैटल का। एक कॉइल ये है बेटा, दूसरा कॉइल ये है। is switched on an electric kettle has 2 coils. When one coil is switched on, it takes 15 minutes to boil water. पहला वाला का स्विच को ऑन करते हैं तो ये कितना ले लिया बेटा आपसे? 15 मिनट ले रहा है बॉयल करने में। When the second coil is switch on, इसको भी ऑन करिए बेटा, इसको भी जब ऑन करिएगा it takes 30 मिनट, इसको ये लेता है बेटा 30 मिनट। मतलब दोनों का वोल्टेज सेम रहा होगा, एक ले रहा 15 मिनट और दूसरा ले रहा 30 मिनट। ऐसा क्यों हो रहा होगा बेटा? ऑब्वियसली सर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा है। क्या पूछ रहा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल वाटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल वाटर व्हेन बोथ द कॉइल्स यूज्ड इन अ सीरीज, और एक बार पैरेलल। पूरा पढ़ के सुना रहा है बेटा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल वाटर व्हेन बोथ द कॉइल्स यूज्ड इन, एक बार सीरीज में करिए और एक बार पैरेलल में करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कॉइल है ऑन किए 15 मिनट लिया, दूसरा को ऑन किए 30 मिनट लिया। अब ये क्या पूछना चाह रहा कि अगर दोनों कॉइल को अगर हम सीरीज में जोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा, और दोनों कॉइल को अगर हम पैरेलल में जोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा। शायद एकदम आसान सा सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसका क्या है बेटा। देखो ध्यान से, हीट डिसिपिएशन निकाल सकते हो। बात है कि सर इसको भी वही सोर्स से जोड़ेंगे, इसको भी वही सोर्स से जोड़ेंगे, हर को उसी के साथ सोर्स के साथ जोड़ना है। सोर्स कहीं भी चेंज नहीं करेगा। पता नहीं दिया भी है कि नहीं, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सोचना था कि स्विच ऑन किए, इसको भी ऑन किए, मतलब जो वोल्टेज आ रहा वही वोल्टेज इसमें भी आएगा, मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। तो देखो बेटा इसके लिए क्या होगा? वी स्क्वायर बाई R1 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा है बेटा? 50 इंटू 16, 15 इंटू 60, क्यों से कुछ सेकंड में कर दिए सर। इसमें कितना लगेगा सर? हिट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, और ये कितना लगेगा बेटा? 30 इंटू 60। ठीक है। अब दोनों में हिट तो उतना ही लग रहा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हिट ज़्यादा इसलिए, दोनों में सेम इसलिए लग रहा कि यहाँ टाइम का फैक्टर तो ज़्यादा हो गया ना, वही तो आकर के बराबर कर देगा। एक 15 मिनट ले रहा, दूसरा 30 मिनट ले रहा। कांस्टेंट सप्लाई यही रहा होगा 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट पे ये 15 मिनट ले रहा, और 200 वोल्ट पे ये कितना ले रहा बेटा? 30 मिनट ले रहा। मीन्स इसका क्या ज़्यादा होगा? रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अभी करके दिखा देते हैं। तो दोनों का सेम हिट जब करिएगा बेटा तो कितना हो जाएगा? दोनों को सेम कर दीजिए।
सर यहीं पे सेम कर दीजिए ना, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर काटिए, 60 से 60 काटिए, ये उसके बाद 15 से ये 30 काटिए 2 बार में, तो देखो तो बेटा R2 इधर लेकर के जाएंगे तो इधर R1 हो जाएगा कि नहीं, 2 इंटू R1, यही चीज़ तो निकालना था। R2 कितना है, 2R1 के बराबर। और पहले भी बोल दिए थे कि अगर इसका रजिस्टेंस R1 होगा तो इसका ज़्यादा होगा। सर इसका R2 कितना आ गया, 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 हो गया। इसीलिए चूंकि सेम हीट जा रहा तभी तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा। इक्वल हीट देते तब तो सेम कॉइल में सेम ही टाइम लगता। ठीक है, सेम हीट सप्लाई दे रहे हैं, सेम सब कुछ दे रहे हैं, चूंकि सेम वोल्टेज जा रहा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका टाइम भी ज़्यादा लगा। तो एक बार तो पता चल गया कि R2 बराबर क्या हो गया बेटा, 2R1। देखिए सीरीज में क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 प्लस 2R1, मतलब ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो सीरीज में क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2, और इसको इक्वेट करिए वी स्क्वायर R1 प्लस R2, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 3R1। और ये कितना टाइम लेगा, टी इन सीरीज, समझ में आ रहा है ना, जो टाइम यहाँ पर लिख रहा है बेटा वो टाइम इन सीरीज लगेगा। और किसी भी हीट के साथ आप इक्वेट कर दीजिए। क्यों सर, चूंकि अल्टीमेट हीट सेम देना है, उसको हीट भी सेम देना है, चूंकि वोल्टेज सेम आ रहा तो किसी को साथ इक्वेट कर दीजिए। सर अगर इसको R1 के साथ इक्वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो R1 के साथ कर दो बेटा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इंटू टाइम कितना लग रहा है बेटा, 50 इंटू 60। इसको इसके साथ भी बराबर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे R1 और R1 कट जाएगा ना बेटा, ये R1 कट गया, ये वी स्क्वायर कट गया, तो आपका जो TS लग गया बेटा, आपका जो TS लगा 50 इंटू 60, 50 इंटू 60 इंटू 3, 50 इंटू 60 इंटू 3, मतलब अगर आप देखिए 45 इंटू 60, ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 45 मिनट। मतलब अगर वो दोनों कॉइल को सीरीज में लगा दीजिएगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा, एक कॉइल ले रहा था 15 मिनट, दूसरा ले रहा 30 मिनट, और दोनों को अगर आप लगा दिए सीरीज में तो टाइम कितना लेगा बेटा आपका, 45 मिनट। यहाँ से एक डायरेक्टली फार्मूला आ जाता है कि TS बराबर, अगर आप सीरीज में जोड़िएगा तो दोनों का टाइम को जोड़ दीजिए, दोनों का टाइम को जोड़ दीजिए। देखो तो बेटा 30 मिनट ये और प्लस 15 मिनट कितना हो गया, 45 मिनट। अच्छा सर अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो सर जोड़िए ना पैरेलल में, यहीं पे आ जाओ ना बेटा, यहीं पे आ जाओ, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट इसके लिए कितना हो जाएगा सर, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो देखिए ना सर, R1 रहने दीजिए, R2 के जगह पे रख दीजिए सर 2R1, R1 रहने दीजिए सर, इसके जगह पे रख दीजिए 2R1, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2R1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R1, मतलब एक कट गया, मतलब कितना आ जाएगा सर, 2R1 डिवाइडेड बाई 3, 2R1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 चला गया ऊपर, और इसको इक्वेट कर दो बेटा R1 के साथ, क्या हो गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इंटू 15 इंटू 60। तो क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर खत्म, R1 खत्म, R1 खत्म। अच्छा यहाँ पे टी इन पैरेलल, टाइम भी तो लगेगा ना, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टाइम, टाइम पैरेलल वाला ले लेंगे, तो पैरेलल वाला टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 60, इधर से भेज दिए सर 2 और नीचे कर दिए डिवाइड 3, तो ये कितना हो गया बेटा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया। हाँ देखो 5 दूना 10, 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 10 मिनट, कितना हो जाएगा, 10 मिनट। मतलब अगर आप पैरेलली दोनों कॉइल को जोड़ दीजिएगा तो क्या लग जाएगा बेटा, 10 मिनट। तो सर ये कैसे डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा, देखिए ना बेटा, एक है 15 और दूसरा है 60, एक है 15 दूसरा है 30, एक है 15 दूसरा है 30, 30 और 15 कितना हो गया बेटा, 45। अगर टाइम इन पैरेलल कैसे निकालेंगे, पहला का टाइम दूसरा का टाइम डिवाइडेड बाई दोनों टाइम का जोड़ दीजिए, तो पहला का टाइम 15 मिनट, दूसरा का टाइम 30 मिनट, और दोनों को जोड़ दिए तो 45, तो 15 तिया 45, 3 से 30 कटा तो कितना आ गया बेटा, 10 मिनट। यही तो आंसर आ गया। मतलब ऐसे वाले केस में सीरीज के लिए क्या करिए बेटा, T1 प्लस T2, और पैरेलल के लिए क्या काम कर दो बेटा, T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस
T2। कई लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक से ही जाना चाहिए। नीट में सही बात है कि इतना ज़्यादा लेंदी क्यों करिएगा। और सुनिए, ये क्वेश्चन आपको 2 बार समझना चाहिए, बार बार रिवाइंड करके, हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत आ जाए। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पहली बार स्विच ऑन किए 15 मिनट लगा, दूसरी बार स्विच ऑन किए 30 मिनट लगा। क्यों 30 मिनट लग रहा होगा? कि सर आपका जो रजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा मिल रहा होगा, इसमें रजिस्टेंस ज़्यादा मिल गया इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया। क्योंकि सेम वोल्टेज के साथ कनेक्टेड था तो इसका हीट डिसिपिएशन और इसका भी हीट डिसिपिएशन बराबर कर दिए, क्योंकि सेम ही तो वी स्क्वायर से जा रहा था। जो प्रॉब्लम आ रहा था रजिस्टर में प्रॉब्लम आ रहा था, जो रजिस्टर में आ रहा था टाइम के साथ मैनेज, तो ये दोनों ऐसे मैनेज किया कि हीट डिसिपिएशन आपस में बराबर कर दो। जब आपस में बराबर कर दोगे तो जो आप बोल रहे थे कि सर इसमें ज़्यादा रजिस्टेंस होगा तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा होगा वो निकाल दिए कि सर अगर इसमें R1 होगा तो इसमें क्या होगा, 2R1 होगा। काम खत्म। अब एक बार आप सीरीज में जोड़ दो, सीरीज में फिर जोड़ करके सेम फार्मूला और किसी के साथ भी आप हिट के साथ इक्वेट कर दो। फिर एक बार पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दिए और फिर किसी के साथ इक्वेट कर दो। जिसके साथ इक्वेट करेंगे क्यों? R1 कटने के लिए, यहाँ भी R1 कटने के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसीलिए फिर से बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 2-3 बार आपको देखना पड़े, 2-3 बार आप देखोगे बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जितना भी समझाएंगे सेम वे में ही समझाएंगे, यही तरीका ही है समझाने का। तो आप 1-2 बार जरूर इसको करके और शॉर्ट फार्मूला भी इसका लिख लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट फार्मूला शॉर्ट के तरह ही है, उसमें चीखना चिल्लाना ज़्यादा नहीं है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स इसको ऐसे कर दिया जाए। हमको ये भी पता चल जाएगा कि एक में 700 मिनट लग रहा, दूसरा में 600 मिनट लग रहा, तो टोटल 1300 मिनट लगेगा, पैरेलल में ये लगेगा। उसको बहुत हाइप नहीं करना है, कॉन्सेप्ट जानते हैं सर, शॉर्ट फार्मूला भी ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर भी हो गया बेटा। 12 नंबर क्या बोल रहा है? एक बिल्डिंग में देखिए बेटा, इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स, 45 वाट का, फिर 15 बल्ब लग रहा। 1 मिनट, हाँ विजिबिलिटी है बेटा, नीचे वाला विजिबिलिटी कम होगा उसको हम लिख देंगे। इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स 45 वाट का, 15 बल्ब 100 वाट का, 15 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, 15 स्मॉल फैंस ऑफ 10 वाट एंड 2 हीटर्स ऑफ 1 किलोवाट। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन इज 220 वोल्ट। द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी, हम बताए थे ना फ्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्यूज अपना बलिदान कर देता है बेटा बाकी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना करंट, अगर आप 10 एम्पियर का करंट पास करना चाह रहे हैं तो आपका मार्केट में फ्यूज लगा रहता है उसी के हिसाब से कि अगर 10 एम्पियर का करंट है, अगर इक्विपमेंट्स को मैक्सिमम चाहिए तो 9.5 का फ्यूज लगा देता है। यहाँ पे एक वायर लगा देगा पतला सा, वो उस वायर से जहां 9.5 एम्पियर का करंट गया वो वायर क्या होगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मींस अगर 10 में बचाया जा सकता है तो फ्यूज सेफ्टी में क्या लेकर के चलता है, 9.5, कि 9.5 भी आया। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है। हम बहुत कम नहीं ना कर सकते हैं 7, फिर मेरा इक्विपमेंट ठीक से ग्लो नहीं करेगा, अच्छा ब्राइटनेस नहीं देगा, अच्छा साउंड नहीं देगा, अच्छा सर्विस नहीं दे पाएगा। तो अगर 10 में वो खराब हो जाएगा तो हम यहाँ पे 9.5, 9.75 का फ्यूज लेकर के चलेंगे ताकि मेरा इतना करंट आया उसके बाद वो मेल्ट कर जाए। तो सप्लाई कितना में आ रहा है बेटा, 220 वोल्ट का। तो देखो बेटा, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो देखिए, तो पावर का जो सोर्स आ रहा था 220 का आ रहा था बेटा, और करंट कितना है अभी हमको नहीं पता, और इधर कितना पावर आपको मिल रहा है देखते जाओ बेटा, 15 इंटू 45, 15 इंटू 45 प्लस, अरे 15 बल्ब 45 वाट का, फिर 15 बल्ब 100 वाट का, उसके बाद 15 स्मॉल पंखा। किसके घर में रहा, अच्छा बिल्डिंग में है, घर में नहीं है बेटा, इन अ बिल्डिंग है। 15 इंटू कितना है बेटा, 10, 15 इंटू 10 प्लस 2 हीटर भी लगा हुआ है, 2 हीटर, लेकिन ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा 1 किलोवाट का है, मतलब 1000। अब सबको करते हैं बेटा, सबको करेंगे, छोड़ तो सकते नहीं है। 50, ये तो हो गया 675, ये हो गया 1500, ये हो गया 150, ये हो गया 2000। अच्छा 2000 हो गया, तो 2000 और 3500, 3500 हो गया बेटा, और 3500 और 675 और 150, मतलब 775, 825, मतलब ये 5, ये 2, ये क्या हो गया बेटा 3, और ये हो गया 4, मतलब 220i इज इक्वल टू 4325। इट मीन्स दैट i बराबर 4325 डिवाइडेड बाई 220। देखिए
बाई 220 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4400। ये 4400 से थोड़ा सा कम है कि नहीं? यहाँ सर 4400 से कितना कम है वो भी हम देख लेते हैं। अगर इसमें से 220 घटाएंगे तो 220 घटा देते हैं, मतलब ये हमको पता चल चुका है आंसर। आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 20 एम्पियर। लेकिन 20 एम्पियर में भी देख लेते हैं 19 के करीब है या 20 के करीब है। तो सर 200 घटाएंगे, 220 अगर इसमें से घटा देते हैं 4400 में, अगर 220 अगर घटा दोगे तब तो सर 4180 ये बहुत दूर चला जाएगा। मतलब सर अगर इसमें हम 110 और जोड़ देते हैं 0 8 1 9 2 4290, मतलब ये देखिए बेटा 4290 आपका रीडिंग देगा 19.5 पे। अब आप देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट किए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मल्टीप्लाई वगैरह से करने से अच्छा जोड़ करके देख लो। 4290 अगर होता तो इसका 19.5 आंसर होता। अब उसके बाद 11 11 दूनी 22, 4290 22, हाँ इसका आंसर आएगा बेटा एग्जैक्टली 19.6 एम्पियर के आसपास। मतलब करंट का वैल्यू इस घर में 19.6 एम्पियर का सप्लाई यहाँ पे जा रहा है बेटा। 19.6 एम्पियर का करंट जा रहा होगा 220 इंटू आई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है बेटा 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 10 एम्पियर और 30 एम्पियर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आंसर किसके करीब है बेटा 20 एम्पियर के करीब है। तो आपको आंसर क्या देना होगा बेटा 20 एम्पियर का आंसर आपको देना पड़ेगा। कि मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी आपको कितना देना पड़ेगा बेटा यहाँ पे 20 एम्पियर के आसपास का देना पड़ेगा, चूँकि वही ऑप्शन क्लोज है। और दूसरा ऑप्शन भी देखो ना 10 एम्पियर, 10 एम्पियर लगा देंगे तो सेफ्टी तो अच्छा होगा। 10 एम्पियर अगर लगा देंगे तो सेफ्टी तो अच्छा होगा, लेकिन ब्राइटनेस और लाउडनेस सब कुछ कम हो जाएगा। तो इसी के आसपास कुछ है बेटा। आई का मेन सप्लाई कितना हो जाएगा? आई का देखो सुनो, आई का जो मेन सप्लाई आ रहा जब 220 वोल्ट, यहाँ पे देखिए बेटा द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन 220 वोल्ट के आसपास आ रहा। अब ये फ्लक्चुएट करता है एक्चुअली में 220 230, क्योंकि सब ये एसी पे होता है। तो ये कहीं ना कहीं 20 एम्पियर के अप्रॉक्स आपको करंट रखना पड़ेगा बेटा, ताकि इसका फ्यूज आपका बचा रहे सब कुछ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैथ पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ करके सुना देते हैं बेटा। क्वेश्चन कैसे है देखिए, एक बार पढ़ करके सुना रहे हैं, आप भी कर लीजिएगा। द हीटर कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट 2000 वाट एंड 200 वोल्ट। मतलब कैटल है 2000 वाट का और 200 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा। ये वाला चीज़ को ख़त्म कर दिए बेटा, ये वाला चीज़ ख़त्म हो गया, ये वाला यही चीज़ था। द हीटर कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड एट 2000 वाट एंड 200 वोल्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, पढ़ के सुना दे रहे बेटा, समझ लीजिएगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक द रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो बेटा 1 लीटर ऑफ वाटर हम लोग भी जनरली लेते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर का कैटल लेते हैं हम लोग हमेशा। कैटल का टेम्परेचर 1 लीटर को कहाँ लेकर के जाना है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस लेकर के जाना है। बात समझ में आ गया। एक कैटल लेकर के आए थे बेटा 2000 वाट का, 200 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा। क्लियर बात है। हम लोग 1 लीटर पानी को गर्म करना चाहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये रेटेड है बेटा, ये कंपनी वाला बोला था, कभी नहीं मिल पाता है इतना। ठीक है, टेम्परेचर एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ हीट एनर्जी, बोल रहे हैं ना, इसका 80% ऑफ हीट एनर्जी ही मिल पा रहा। देखो बेटा यहाँ पे पढ़ के सुना दे रहे हैं। एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर कॉइल, फिर से बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा है। एज्यूमिंग दैट ओनली 80% ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर कॉइल। मतलब सिर्फ इसका 80% एनर्जी ही वो यूज कर पा रहा है। ठीक है बेटा, इज यूज टू इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। बस यही बात बोलना चाह रहा है। तो ये पूछ क्या रहा बेटा, ये हमसे पूछ क्या रहा, इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। फिर से पढ़े, द हीटर कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट 2000 वाट 200 वोल्ट। हाउ मच टाइम, अच्छा यही तो टाइम पूछ रहा कि कितना टाइम में बेटा 20 डिग्री सेल्सियस से ये
100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बताओ, ये वाला फार्मूला आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना था कि कितना हीट लगेगा 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में। हम कुछ भी हीट में नहीं जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये सेंसिबल हीट का एग्जाम्पल है। दो तरह का हीट होता है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तो चलिए बेटा, वो वही का कॉन्सेप्ट है। 1 लीटर ऑफ वाटर को चेंज करते हैं तो एच का फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी, शायद याद आ गया होगा, या एम सी डेल्टा टी, यही आ रहा होगा, याद आ गया होगा सर। मास हम देखते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर हो दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑलरेडी जानते थे सर। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 किलोग्राम, जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दिए पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सी दे दिया है सर, ये सी वाटर का दे दिया है और डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, ठीक है सर। और 1 लीटर पानी को गर्म करना है तो मास तो निकाला जा सकता है ना। मास बराबर क्या होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया है बेटा 1 लीटर। 1 लीटर में होता है बेटा 1000 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा, मतलब पानी का मास कितना हो गया बेटा, 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम पानी को स्पेसिफिक हीट कितना है बेटा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये किस में था बेटा, ग्राम में था। और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 100 से 20, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस। देख बेटा, डिग्री सेल्सियस, ग्राम मतलब 80 और 1 2 3, ये हो गया बेटा आपका कैलोरी हो गया। और अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 80,000 इंटू 4.2 जूल। ये फार्मूला तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का था। MC डेल्टा टी या MS डेल्टा टी, मास निकालने के लिए क्या किया बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 1 लीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कट गया तो 1000 ग्राम। यहाँ में तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑफ वाटर गिवन था बेटा और टेम्परेचर राइज गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, यहाँ तक तो हो गया बेटा। अब यहाँ से कितना हीट एनर्जी आएगा बेटा, यहाँ से आना तो चाहिए था 2000 इंटू 200, क्या बोलना चाह रहे थे यहाँ पे, हाँ 2000 वाट ऑलरेडी दिया, जैसे होता है ना VI इंटू टी। VI का वैल्यू तो दे ही दिया है बेटा, कितना दे दिया है, 2000 इंटू टी। ये तो था रेटेड वाला, इसका कितना परसेंट आप यूज कर पा रहे हैं, 80%, मतलब 0.8 इंटू 2000 इंटू टाइम टी। समझ में आया ना। हिट बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर तो 2000 है, इसका 80% आप यूज कर पा रहे हैं, मतलब 1600 इंटू टी, 1600 इंटू टी। अब इसको आकर के इक्वेट कर दीजिए बेटा, 1600 इंटू टी बराबर 1 2 3 4 5 इंटू क्या हो गया बेटा, 4.2, बस यही हो गया। इसलिए टी बराबर 1 2 3 4 5 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1600। 1020 हाँ, वो भी कटता है ना, वो क्या बोलते हैं कि अब इसको काटें, कितना में कैसे कटेगा सर अगर आप इसको 4 से काटते हैं, 8 से भी तो कट सकता है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 10 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो ना, 8 से काटे 2 बार में, और 80 को काटे 8 से 10 बार में, 1020, मतलब यहाँ पे कटेगा 2.1, मतलब कितना हो गया बेटा, 2.1 इंटू 1000, मतलब कितना हो गया, 21। यहाँ पे हो गया 2.1, और यहाँ पे फिर आगे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 80 था। अच्छा, यहीं पे इसका आंसर शायद 210 सेकंड था, यहीं से गलती हो रहा बेटा। 10 20 30 40, 1 2 3 4, यहाँ से ठीक है। 80,000, 1000 इंटू 80 सही तो जा रहा, 80,000। तो यहाँ पे 1 2 3 4, देखो बेटा 1 2 3 4, यहाँ पे कितना गलती से लिख दिए हैं, 5। तो यहाँ पे सर 1 0 कम होगा, 1 0 कम होगा तो ये कितना चला जाएगा बेटा, 210 सेकंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा सर। इस तरीके से हमने इतने क्वेश्चन को आज कंप्लीट कराया। आप करते रहिए बेटा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बाद हम लेकर के आएंगे सीरीज बल्ब वाला में आधा घंटा लगता है, 35 मिनट्स, और टाइम बचा तो फिर पोटेंशियोमीटर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 लेक्चर का और पेशेंस रखिए, सब फिर खत्म हो जाएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।